सो निंजा H2R के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में 15 ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा निंजा H2R के बारे में जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, और अगर आप लोग जानते भी होंगे तो 15 के 15 तो नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी निंजा H2R के बारे में। लेकिन उससे पहले अपने वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन जिन लोगों ने अभी तक से नहीं किया है, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक है हम लोग। सो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 15 मोस्ट नोन फैक्ट्स अबाउट द कावासाकी निंजा H2R हाइपर बाइक। और वहीं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया, फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी न्यू बाइक अभी इस साल लॉन्च होने वाली है 2022 में, आपको सभी की इन्फॉर्मेशन वहीं मिलने वाली है। न्यू वाली RS NS 200 भी जैसी आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो निंजा H2R के बारे में हम लोगों ने बहुत दिनों से नहीं बात किया है, तो फैक्ट्स पर बात करने से पहले थोड़ा सा इंजन का डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ। तो 998 cc का सुपर चार्ज इंजन है, जो कि 4 स्ट्रोक इनलाइन 4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, जिसमें कि आपको पावर मिलती है 310 bhp की, और रैम एयर इनटेक के साथ आपको 326 bhp तक की पावर मिलती है। और टॉर्क के बारे में बात की है तो 165 Nm का टॉर्क मिलता है। सो आप जानते हैं कि निंजा H2R में से क्या कुछ खास बात है जिसकी वजह से इसके साथ 15 फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है वर्ल्ड की फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक। हाँ, अभी मैं जानता हूँ कि इंडिया में करंटली ये बाइक डिसकंटिन्यू है, क्योंकि BS6 के बाद ये बाइक को कभी लॉन्च नहीं किया गया। तो निंजा H2R फिर भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक रह चुकी है, जो कि टच करती है 400 की mph की रफ्तार को। ये बात आप लोगों ने देखा ही होगा कि निंजा H2R 410, 411 तक जाने के लिए कैपेबल है। और वही मैं आपको बताऊं कि 400 की mph कितना समय लगा था निंजा 400 को, तो इसको टोटल लग गया था 26 सेकंड 0 से 400 तक जाने में। और वहीं ये टेस्ट को किया गया था लो विंड कंडीशन में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाई स्पीड में बाइक चलाने समय ड्रैग काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। सो विंड ब्लास्ट की वजह से भी हल्की फुल्की स्पीड डाउन हो जाती है। तो लो विंड कंडीशन में इसकी टेस्ट की गई थी। 411 की mph से भी इसकी रफ्तार चली गई थी ऊपर। सेकेंड, सेल्फ हीलिंग पेंट। तो सेल्फ हीलिंग पेंट से आप लोग क्या समझते हो? सेल्फ हीलिंग पेंट एक ऐसी पेंट होती है जिसमें कि अगर हल्के फुल्के स्क्रैच आते हैं तो वो वापस से रिकवर हो जाती है। जी हाँ, रियल लाइफ में भी एक ऐसी पेंट होती है जिसको कि सेल्फ हीलिंग पेंट बोला जाता है। हल्की फुल्की की स्क्रैच को ये वापस से रिकवर कर लेती है। वही जैसी आप लोग समझ लीजिए छिपकली की पूंछ जैसे कटती है, वापस से ग्रो हो जाती है। सो सेल्फ हीलिंग पेंट में भी वही होता है कि पेंट में अगर माइनर स्क्रैचेस होते हैं तो वो वापस से गायब हो जाएंगे बिना कुछ किए। तो बिना कुछ किए तभी गायब होंगे जब उसमें माइनर स्क्रैच हो गए। ये नहीं कि रड लेकर रगड़ दिया और वापस से गायब होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। माइनर तो मतलब सिर्फ माइनर। थर्ड, H2R में आपको मिलती है बैंग एंगल डिस्प्ले। बैंग एंगल डिस्प्ले का मतलब होता है कि कितना आप लोगों ने बाइक को लीन किया है चलाते वक्त ट्रैक पे, रोड पे। वैसे तो रोड पे ये बाइक इलीगल है, फिर भी ट्रैक पे कितना ज़्यादा लीन किया है इस बाइक को, वो पूरी आपको एंगल बताएगी इसका सिस्टम, जिसकी वजह से आपकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। बहुत सारी बाइक लीन एंगल बताती है, लेकिन उतना नहीं बताती, एक सर्टेन लिमिट तक बताती है। लेकिन इसका जो बैंग एंगल डिस्प्ले है वो इतना ज़्यादा खास है, जिसकी वजह से राइडर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है अपनी राइड को और ज़्यादा एनहांस करने में। फोर्थ, तो आप लोग इसकी फैक्ट जानते होंगे जो कि है नॉट रोड लीगल। तो जी हाँ, ये बाइक नॉट रोड लीगल है, क्योंकि इसमें ना ही हेडलाइट आती है, ना ही टेल लैंप आती है, ना ही इसमें मिरर आते हैं। ऊपर से जो इसका एक्रोपोविक फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा लाउड है। वो इतना लाउड है कि वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पार कर जाता है। जनरली इंडिया में 70 से 80 डेसिबल की जो एग्जॉस्ट है उसको ही माना जाता है कि वो रोड में चल सकती है। उससे ऊपर अगर आप लोग लगाते हो तो फिर आपकी चालान होगी, पुलिस आपको पकड़ेगी। तो ये सब सभी नियमों की H2R धज्जियाँ उड़ाती है, इसलिए इसको भी गवर्नमेंट कर देती है रोड पे इलीगल। अब जहाँ तक बात ये आती है कि इसमें क्यों नहीं टेल लाइट दिया गया है, क्यों नहीं हेडलाइट दिया गया है, क्यों नहीं मिरर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहली बात ये सब जितनी पार्ट्स को बाइक में अगर इंस्टॉल किया जाएगा तो उतनी ज़्यादा बाइक की वेट बढ़ जाएगी। तो वेट को रिड्यूस करने के लिए, पावर टू वेट रेशियो को मैक्सिमाइज करने के लिए कंपनी ने इसमें सभी वो सब चीज़ें हटा दी है जो कंपनी को लगता है बेफालतू की है। पोर्शे की एक कार आती है जिसका नेम GT2 RS है। एग्जैक्ट मॉडल नहीं याद है, लेकिन शायद यही मॉडल है GT2 RS, जिसमें कि आपको डोर हैंडल्स भी नहीं मिलते। उसमें डोर हैंडल्स में भी आपको फीते लगाए हुए हैं। फीते का मतलब है कि प्लास्टिक टाइप का कुछ मटेरियल है, उसी को पकड़ के आपको डोर को बंद करना पड़ता है, खोलना पड़ता है अंदर से। अब इसलिए कंपनी ने वहाँ पे डोर हैंडल नहीं लगाया, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग डोर हैंडल से वेट बढ़ जाएगी, कार की पावर टू वेट रेशियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ वेट को रिड्यूस करने के लिए कुछ भी कर सकती है। नो मूविंग ऑन टू द फिफ्थ फैक्ट, यहाँ पे आपको सुपर चार्ज इंजन देखने को मिलता है H2R के साथ। तो बहुत कम ही बाइकें हैं मार्केट में जिसमें कि आपको सुपर चार्ज इंजन देखने को मिलता है। इनलाइन 4 देखने को मिलता है, पैरेलल ट्विन मिलता है, V4 मिलता है, V ट्विन मिलता है, लेकिन इनलाइन 4 के साथ सुपर चार्ज आपको नहीं देखने को मिलता है। क्रॉस प्लेन इंजन भी दिया हुआ है R1 में, लेकिन सुपर चार्ज शायद ही किसी में आपको देखने को मिले। तो H2R में ये फीचर आपको मिलती है। 998 cc का ये सुपर चार्ज इंजन है, जो कि 310 bhp की पावर जनरेट करता है, और अपने रैम एयर असिस्ट मोड पे 326 bhp तक की पावर जनरेट करता है। एंड टॉर्क जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 165 Nm की टॉर्क के साथ ये बाइक आती है।
अब 6 नंबर में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन फाइबर विंग्स की। तो कार्बन फाइबर विंग्स इस बाइक के साथ आपको देखने को मिलते हैं। कार्बन फाइबर्स आप लोगों को पता होगा वैसी मटेरियल होती है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है। कार्बन फाइबर इतनी ज़्यादा लाइट वेट होती है कि वो बाइक की जो परफॉर्मेंस है उसको ज़ोर से इंक्रीज़ कर सकती है और पावर टू वेट रेशो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती है। बट बात ये है कि कार्बन फाइबर पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एंड वहीं अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हल्के होते होंगे तो बहुत ज़्यादा नाजुक भी होते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन फाइबर जितनी हल्के होते हैं उतनी मजबूत भी होते हैं। बड़ी बड़ी सुपर कार मैन्युफैक्चर और सुपर बाइक के मैन्युफैक्चर कार्बन फाइबर पार्ट्स यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत मजबूत हो, जैसा मैंने आपको बताया, और वो इतने हल्के भी होते हैं तो ये पावर टू वेट रेशियो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसीलिए इतने महंगे भी हैं और सिर्फ आपको देखने को मिलती है बड़ी बड़ी बाइकों और बड़ी बड़ी कारों में। 7 नंबर में फैक्ट ये है कि इसमें आते हैं ब्रिजस्टोन के बैटलेक्स V01 टायर्स। तो ये ब्रिजस्टोन का जो टायर्स है ये सिर्फ निंजा H2R के लिए ब्रिजस्टोन ने बनाया है। ये कोई और बाइक में ये टायर नहीं लगेगी, और अगर लग भी जाती है तो शायद ही ब्रिजस्टोन ये टायर को किसी और बाइक के साथ बेचे, क्योंकि स्पेशली कावासाकी के लिए ब्रिजस्टोन ने ये टायर्स बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई कंपाउंड मटेरियल से बने, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर टायर में बहुत गर्मी भी होती है तो टायर फटेगी नहीं। तो जी हाँ, निंजा H2R की टायर भी आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मिलती है, क्योंकि ऐसी टायर शायद ही आपको कोई बाइक में देखने को मिले, क्योंकि बहुत कम ही टायर होगी जो कि 400 की एमपीएच की स्पीड को हैंडल करने पाए। तो ब्रिजस्टोन ने ये स्पेशल टायर बनाया है निंजा H2R के लिए। अब 8 नंबर पे है सिंगल साइडेड स्विंग आर्म। तो जैसे इस फोटो में आप लोगों को देखने को लग ही रहा होगा, इसमें आपको सिंगल साइडेड स्विंग आर्म देखने को मिलता है। वैसे आप लोग कमेंट में बताइए कि और कौन सी सुपर बाइक के मैन्युफैक्चर है जो कि आपको सिंगल साइडेड स्विंग आर्म देती है। तो अब जैसा कि इस इमेज में आपको देख के लग ही रहा होगा कि सिंगल साइडेड स्विंग आर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी इसका रीज़न मैं आपको बताऊँ कि सिंगल साइडेड स्विंग आर्म क्यों दिया हुआ है। तो कावासाकी के अकॉर्डिंग सिंगल साइडेड स्विंग आर्म वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, साथ ही में बाइक की लुक को भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देती है, एग्जॉस्ट की भी लुक काफ़ी निखर कर आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात की वेट को रिड्यूस कर देती है। तो इसलिए सिंगल साइडेड स्विंग आर्म का कंपनी ने यूज़ किया है। 9 नंबर यहाँ पे जो फैक्ट है वो है ब्रेम्बो ब्रेक्स। अब आप लोग यहाँ पे ये बोलो कि भाई और भी इतनी सुपर बाइकों में ब्रेम्बो ब्रेक्स मिलती है, तो इसमें ऐसा क्या है। तो इसमें ऐसा खास ये है कि इसकी जो ब्रेम्बो ब्रेक्स है वो है दूसरों से अलग, वो है औरों से अलग, क्योंकि इसमें आपको 5.5 mm की ब्रेक पैड की थिकनेस दी गई है, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी एडवांस है, काफ़ी एनहांस है दूसरी सुपर बाइकों से। और वहीं जहाँ दूसरी सुपर बाइकों में आपको 310 या 320 mm की डिस्क मिलती है, इसमें आपको 330 mm की डुअल ब्रेम्बो डिस्क मिलती है फ्रंट में, और रियर में भी आपको 240 mm की डिस्क देखने को मिलती है, जिसमें कि 2 पिस्टन कैलिपर का यूज़ किया गया। फ्रंट में आपको 4 पिस्टन का सेटअप देखने को मिलता है। अब भाई अगर कोई बाइक 400 की एमपीएच तक की रफ्तार को जाने के लिए कैपेबल है तो उसकी ब्रेक्स को भी उतनी ज़्यादा एडवांस बनाना पड़ेगा। तो ब्रेम्बो ने ये बाइक के लिए ही स्पेशली ये सब ब्रेक्स को डिज़ाइन किए हैं। 10 नंबर पर जो फैक्ट है वो ये है कि इसमें आपको ऑल इन सस्पेंशन मिलते हैं। तो ऑल इन सस्पेंशन भी बहुत सारी सुपर बाइकों में आपको मिलेगा, लेकिन इसमें भी ऑल इन सस्पेंशन खास है क्योंकि ये बाइक ही खास है। सो ऑल इन सस्पेंशन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आपको इसकी यूएसडी फोक्स में देखने को मिलेगा। तो यूएसडी फोक्स में आपको ऑल इन सस्पेंशन हो तो मिलेगा ही, साथ ही में जो इसका स्टीयरिंग डैम्पर आप लोगों को पता होगा कि वैसी ऑब्जेक्ट होती है जो कि हाई स्पीड पे बाइक की स्टीयरिंग को वोबल करने से बचाती है। तो इसकी जो स्टीयरिंग डैम्पर है वो भी ऑल इन से ही उसको कैलिब्रेट कराया गया है, मतलब एक तरह की ऑल इन्स की ही वो भी पार्ट है। 11 नंबर जो फैक्ट है वो है कि दिस बाइक कम्स विद अ वेरी इन्फॉर्मेटिव कंसोल। सो इसकी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को लग रहा होगा कि इसमें आपको सभी वो टेल लाइट्स देखने को मिलते हैं जो कि और दूसरी बाइकों में आपको उतना ना मिले। इसमें आपके लिए हर वो सिंबल दिया हुआ, हर वो फीचर दिया हुआ है जो कि एक सुपर बाइक में होनी चाहिए। TFT डिस्प्ले का ये पैनल जिसमें कि आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे जो कि एक सुपर बाइकों में होती है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, ईच एंड एवरीथिंग। अब 12 नंबर जो फैक्ट हुआ है अवेलेबिलिटी एंड प्राइस इन इंडिया। तो इस बाइक की प्राइस थी इंडिया में फिलहाल तो ये बंद हो गई क्योंकि BS4 में आती थी। इसकी जो प्राइस थी वो थी 79.9 लाख रुपये, क्लोज टू आप लोग समझ सकते हो 80 लाख रुपये। लेकिन इतनी प्राइस देने के बाद भी ये जो बाइक थी इसको आप रोड पे नहीं चला सकते थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ये बाइक थी इलीगल। तो RTO से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलती नहीं, तो ये बाइक इतने पैसे देने के बाद भी सिर्फ आप चला सकते थे ट्रैक पे। और वहीं दूसरी बात एबिलिटी की, तो ये बाइक जो है ये आपको 1-2 महीने इसको लगता है, कम से कम 6 महीने जापान से इंडिया आने में। जी हाँ, ये बाइक इंडिया में नहीं बनती है, ये बाइक को कंपनी कम्प्लीटली बनाती है जापान में। उसके बाद इसकी जो डीलरशिप है यानी कि जो कावासाकी है उसको इंपोर्ट करके लाती है आप तक और फिर आपको देती है। तो ऑलमोस्ट 6 महीने तक का ये प्रोसेस लग जाता है। सो 13 नंबर जो फैक्ट है ये भी प्राइस से रिलेटेड है, और इसको सुन के आप लोग ऐसा लगेगा कि काश मैं भी बाहर देश में रहता है, क्योंकि इंडिया में कार और बाइक स्पेशली स्पोर्ट्स बाइकें बहुत ही ज़्यादा महंगी है। क्योंकि US में इस बाइक की जो प्राइस है वो है एक्स शोरूम में 41.20 लाख, तो सिर्फ 41 लाख रुपए इसकी प्राइस है USA में, लेकिन वहीं इंडिया में इसकी प्राइस है 80 लाख।
तो 80 लाख हो जाती है इसकी टोटल प्राइस। जैसे मैंने आपको बता ही रखा है कि इंडिया में हर जो बाइकें बाहर से आती है या फिर जो कारें बाहर से आती है उनकी प्राइस हो जाती है 100% डबल। तो कोई कार अगर 30 लाख में यूएस में है तो यहाँ पे 60 में मिलेगी, जैसे कि मस्टैंग के साथ होता है। यूएस में लगभग मस्टैंग मिलती है 35-36 में, यहाँ आते आते हो जाती है 75-80 की। सो इंडिया वर्सेस यूएस प्राइस में इतना ही गैप है। अगर इंडिया में ये गाड़ी मिलती लगभग 41 लाख रुपए में तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी सारी H2R आपको रोड पे दिखती है। रोड पे मेरा मतलब यह है कि लोग खरीद के इसको ट्रैक पे ले जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द 14 नंबर फैक्ट विच इज सर्विस इंटरवल। अब सर्विस इंटरवल आप लोग यहाँ पे सुन के चौक जाओगे, क्योंकि हर बाइक को आपको पता है कि सर्विस देनी पड़ती है 1 महीने में या फिर कुछ किलोमीटर चलाने के बाद या फिर 6 महीने में या फिर 1 साल। लेकिन इस बाइक को सर्विस देनी पड़ती है सिर्फ 15 घंटे चलाने के बाद। जी हाँ, 15 आवर्स ऑफ ऑपरेशन के बाद इसको सर्विस चाहिए होती है। अगर 15 घंटे आप इसको चलाने के बाद नहीं डालोगे सर्विसिंग पे तो इसकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल की जितनी भी लाइट्स है सभी इमरजेंसी लाइट से जल जाएगी। सभी से मेरा मतलब है कि इंजन्स वाली रिलेटेड जितनी भी लाइट है सभी ग्लो करने लगेगी। तो इसकी सर्विस इंटरवल है सिर्फ और सिर्फ 15 आवर्स ऑफ एवरी ऑपरेशन। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि इसका सर्विस इंटरवल कितना ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब इतना ज़्यादा शॉर्ट है कि हर 15 घंटे में आपको सर्विस करानी पड़ेगी। इतना तो कोई अगर कराने लगा तो उसका माथा वाथा पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप की बाइक को एकदम पक्के एंथुजियास्ट लेते हैं जिनके पास कोई पैसे की कमी नहीं, जिनको रोज ट्रैक की फीस भर सकते हैं, तो वही सब H2R टाइप की बाइकें लेते हैं। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड हियर वी आर मूविंग ऑन टू द फैक्ट विच इज इन द 15th नंबर ऑफ दिस लिस्ट विच इज नो वारंटी। तो जी हाँ, इस बाइक के साथ आपको कोई वारंटी नहीं मिलती है। इवन आफ्टर स्पेंडिंग 80 लाख ऑफ रुपीज़ यू विल गेट नो वारंटी। तो जी हाँ, इसमें कोई भी वारंटी नहीं आती है क्योंकि इसका इंजन का सेटअप इतना कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। उसमें अगर कुछ भी चीज़ें ख़राब हो जाती है तो उसको पूरा निकाल के पूरा एकदम टेस्ट करना पड़ेगा, फिर वापस से रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो इसमें कंपनी का काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए कंपनी कोई भी वारंटी नहीं देती है। कुछ भी चीज़ अगर इसमें टूटती फिगरती है तो वो सब आपकी जाएगी पेड सर्विस में। तो हर चीज़ों के लिए इसमें पैसा लगेंगे ही, और पैसे इतने लगेंगे कि उसमें आप कोई 15-20 हज़ार रुपये का मोबाइल खरीद लो। तो जी हाँ, इसकी सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, पार्ट्स वार्ट्स तो उससे भी ज़्यादा महंगे हैं क्योंकि ये बाइक लिमिटेड एडिशन बाइक है, ऊपर से है फॉर्डल की फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक। तो आप लोग समझ सकते हो कि महंगी तो होगी। सो यही वीडियो था जहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर की 15 मस्ट नोन फैक्ट्स अबाउट दी कावासाकी निंजा H2R हाइपर बाइक। सो प्लीज डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपलोड देखना। थैंक यू।